रसिक जनों, साथियों व प्यारे बच्चों, 7th एपिसोड अमृत रत्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे उन ब्रांड एम्बेसडर्स को जिन्होंने दिन रात एक करके 100 कहानियों के आंकड़े को बहुत ही आसानी से छुआ और एक से एक बेहतरीन कहानियां हमें दी। मैं उनके नाम आप सभी को थोड़ी देर में अनाउंस करूंगा, लेकिन साथ ही साथ आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन CCRT, जो डे 1 से हमें इस कार्यक्रम में एपिसोड में मार्गदर्शन देते आ रहे हैं, डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी, आप सभी उनका बड़ी से स्वागत करें। सर, चूंकि आप इस पहली एपिसोड से ही आप जुड़े हुए हैं अमृत रत्न की, और हमारे 2 एपिसोड में तो आप लाइव शोज में भी शामिल रहे हैं। सर, ये जो जर्नी हमारी है, जब हमने शुरुआत की थी और ख़ास तौर पे आपने महाराष्ट्र में तो एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जब DDR के जो हमारे वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव महास्के, जो 232 कहानियाँ हमें अभी तक एकत्र करके दे चुके हैं, वो आपने उनको नागपुर में भी बुलाकर सम्मानित किया। तो आपको कैसा लग रहा है सर? आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या फीलिंग है इस DDR के प्रोजेक्ट के लिए सर? पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा सराहनीय प्रोजेक्ट है। देश के उन लोगों के बारे में ये प्रोजेक्ट है, देश के उन लोगों के बारे में ये प्रोजेक्ट है जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है। ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनकी कहानियाँ इकट्ठा की गई। अभी जो कहानियाँ इकट्ठा की गई, इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इतना प्रयास किया कि 200 से ऊपर कहानियां लिख डाली। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या है इसके पीछे की फिलॉसफी? हमने ये क्यों करना चाहिए? इस बात पर भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया कि अचानक प्राइम मिनिस्टर जी को लगा कि ये हमने करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट जो है ये CCRT को दिया गया है। ऐसा क्या हो गया अचानक? बात ऐसी है कि जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनके बदौलत हम आज जिंदा हैं, उनको यदि हम याद नहीं करेंगे तो क्या फायदा? हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। चूंकि हम कलाकार हैं, हम संवेदनशील हैं, हमारे भावनाएं हैं, हम अच्छी तरह से सोचना जानते हैं। प्राप्त परिस्थिति में क्या करना चाहिए, गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए, ये हमको मालूम है, क्योंकि हम कलाकार हैं। हम बहुत लेवल पर काम करते हैं। जब ऐसी चुनौती हमें दी गई है कि जो अनसंग हीरोज हैं उनकी कहानियां इकट्ठा की जाए, लेकिन कहानियां इकट्ठा करना, इसके लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है, कितना रिसर्च इन्होंने किया होगा। गांव-गांव में जाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर, इंटीरियर में जाकर इन लोगों ने ये कहानियां इकट्ठा की है। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में इन्होंने कम्युनिकेशन किया है और उसके बाद में कहानियां लिखी है। तो कष्ट तो किया है इन लोगों ने, और इसीलिए जिन लोगों ने इतना कष्ट किया है उनके लिए हमने भी CCRT की तरफ से कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के कार्यक्रम का जो प्रयोजन है वो यही है। सर, आपकी अनुमति से मैं अपने जो पहले ब्रांड एम्बेसडर जिनको घोषित किया जा रहा है उनको बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव महास्के। आप सभी गोविंदराव महास्के जूनियर कॉलेज लेक्चरर हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, सरस्वती जूनियर कॉलेज बुलढाना महाराष्ट्र से।
पीएचडी हैं बॉटनी में, एमए हिस्ट्री भी किया और 5 सितंबर 2012 को इनको स्टेट टीचर अवार्ड महाराष्ट्र स्टेट में इनको नवाजा स्टेट टीचर अवार्ड से। एक बात तो सर्वविदित है कि इनके पांव पालनी नहीं पहचाने जाते हैं। इनका जो इतिहास मैं अगर बयां करूं तो बहुत लंबा डीडीआर प्रोजेक्ट अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइट के बारे में है, जिसमें अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी खोजकर भारत सरकार की पोर्टल पर अपलोड करना है। महाराष्ट्र सरकार ने जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव पहुंचा तो पहले मैंने न्यूज़पेपर, किताबों और इंटरनेट से बुल्ढाना जिले के फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट तैयार की। इसके बाद में मैंने छुट्टी के दिन या छुट्टी लेकर उन गांवों का दौरा करके एक एक फ्रीडम फाइटर की जानकारी जुटाना शुरू किया। प्रोजेक्ट मिला है लाल किले के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि हम 5000 कहानियां इकट्ठी करेंगे पूरे भारतवर्ष से इस डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपोजिटरी प्रोजेक्ट के अंडर। और इस प्रोजेक्ट में 4 कैटेगरीज जब हमें बताई गई, पहली कैटेगरी थी अनसंग हीरोज की, ऐसे गुमनाम नायक नायिकाओं की कहानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया लेकिन देश ने उनको भुला दिया। शायद पिछले 75 वर्षों में हम उनको उनका उचित स्थान नहीं दिला पाए। सो पहली कैटेगरी थी अनसंग हीरो की। दूसरी कैटेगरी थी प्लेसेस एंड इवेंट्स रिलेटेड विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे बहुत सी जगह हैं, ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिनके बारे में आज भी हमारा देश नहीं जानता है। इस स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में जो भी ऐसे प्लेसेस और इवेंट्स हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, सेकंड कैटेगरी में उसके ऊपर स्टोरी इकट्ठी की गई। थर्ड कैटेगरी थी हिडन ट्रेजर्स की। हिडन ट्रेजर्स की अगर हम बात करें तो हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, हमारी जो बिल्ट हेरिटेज है, जिसमें मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, बहुत सारी जेल्स हैं, कारावास, जहां बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर किया गया। काले पानी का नाम तो सभी ने सुना है, बट ऐसी बहुत सारी जेल हैं। बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं, जलियांवाला बाग जहां मैसेकर हुआ, लेकिन देश में पता नहीं कितने सारे जलियांवाला बाग हुए जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। सो उन सब के बारे में प्राकृतिक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके भी नीचे बहुत सारी स्वतंत्रता की कहानियां लिखी गई, बहुत सारा इतिहास उनमें भरा पड़ा है। चौथी जो कैटेगरी है वो आर्ट ट्रेडिशंस की है। आज तक वो परंपराएं कायम हैं। तिरंगे की बात करें, खादी की बात करें, वो आज तक हमारे साथ है। नमक कानून से हमारा साल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया और आज तक हम नमक को बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन में देते हैं स्थान। तो इस तरह की 4 कैटेगरीज पर हम लोग ये स्टोरीज इकट्ठा कर रहे हैं। और महास्के जी, आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा, 232 का आंकड़ा आप छू चुके हैं और अभी भी आप आगे निरंतर इस जर्नी पर अग्रसर हैं। कैसा लगता है आपको ये देश के लिए, देश की हित में काम करते हुए? सर पहले नमस्कार सभी को। सर 232 कहानियाँ CCRT और आप सभी का मार्गदर्शन की वजह से पूरी हुई है। जो पहला ट्रेनिंग अक्टूबर में यहाँ हुआ था, तो तब जो हमें पढ़ाया गया, जो सिखाया गया कि कैसे करना है, क्यों करना है, जैसे सर ने भी अभी बोला कि क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा उनके मन में क्यों आया। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो 100 पूरे होने के बाद में फिर से नई उमंग, नई उत्साह से मैंने फिर से वो जर्नी स्टार्ट किया। तो जब भी मौका मिला तो प्राइमरी सोर्स के लिए बाहर गांव जाना पड़ा, वहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया। जहाँ नहीं जा सका तो किताबों से भी कुछ मालूमात हुई, कुछ जानकारी मिली, तो किताबों का भी यूज़ किया। न्यूज़पेपर से भी मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला। कलेक्टर ऑफिस से वो लिस्ट मिली, तो ये डाटा कलेक्शन होता रहा। चारों टाइप के मैंने स्निपेट बनाए, जो आपने अभी बताए कि हिडन ट्रेजर है, फोर्ट मोनूमेंट, जो फोर्ट है उनको विजिट किया, वहाँ से कुछ फ्रीडम फाइट से रिलेटेड जो फोर्ट थे, पर्टिकुलरली जंजीरा है जैसे, तो वहाँ से भी एक मोमेंट हुआ था, तो उसके ऊपर भी मैंने स्निपेट बनाया। तो
चारों टाइप के बनाए अपने डिस्ट्रिक्ट के। पहले तो डिस्ट्रिक्ट का ये था मेरा, बाद में डिस्ट्रिक्ट के पूरे होने के बाद में अदर डिस्ट्रिक्ट मैं गया आपके आदेश से, और उसके बाद में अदर स्टेट का भी मैंने एमपी पहले गया, वो भी आपको पूछ के गया कि सर मैं जाना चाहता हूँ अदर स्टेट के। कहानी हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 750 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पूरे महान देश में लगभग, और इन 750 डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक विद्यमान हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जब हमने शेयर किया हमारी CCRT एक्सटेंडेड फैमिली में, तो न केवल अध्यापक बल्कि हमारे फेलोज, हमारे स्कॉलरशिप होल्डर, हमारे बहुत सारे बच्चे जो आज यहाँ इस शो में, लाइव शो में भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और अब जिस दूसरे ब्रांड एम्बेसडर को मैं बुलाना चाहता हूं, वो हमारी एक सीनियर फेलो हैं स्वामी सेट्टी सरला जी, जिनको CCRT ने 2020 में सीनियर फेलोशिप दिया। आइए स्वामी सेट्टी जी, आपका स्वागत है, प्रबल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। स्वामी सेट्टी सरला जी MA इन पॉलिटिक्स, MA इन तेलुगु, और फिर इन्होंने B.Ed भी किया। కొండందరి చెరువుల కింద చేసిరి ముగ్గురు వ్యవసాయం, ఆ చేసిరి ముగ్గురు వ్యవసాయం. ఒకటికి కాడు లేదు, రెండు దూడలేదు, కాడే దూడాలే వ్యవసాయం, ఇచ్చిన 3 పంటలు, ఆ ఇచ్చిన 3 పంటలు. ఒకటి వడ్లు లేదు, 2 గడ్డి లేదు, వడ్లు గడ్డి లేని పంట విశాఖపట్నం సంతలో పెడితే, విశాఖపట్నం సంతలో పెడితే ఒట్టి సంతేగాని సంతలో జనం లేరు, జనం లేని సంతలోకి వచ్చిరి ముగ్గురు శరాబులు, ఆ వచ్చి। बताइए। फर्स्ट हमारा नमस्कार है जी आपका। मेरा हमारा भाषण में थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स, और चाहे तो बीच में तेलुगु भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये कार्यक्रम को वंदे मातरम से शुरू करना चाहती हूँ सर। जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। नमस्ते जी, बहुत खूब। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई है कि अभी जो ये कहानियाँ हमने, हमारी कहानियाँ करीब 2,500 कहानियाँ हमने अभी तक इकट्ठी कर ली हैं, तो मैं कहूँगा कि हम बीच मिडवे पर पहुँच गए हैं 5,000 कहानियों के। तो एक इन कहानियों का संकलन होना है इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक की तरह से, और साथ ही साथ इनमें से कुछ सेलेक्टेड कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनानी है। क्योंकि आप मास मीडिया के फिल्म से और ख़ास तौर पर थिएटर नाटकों से जुड़े रहे हैं, तो सर ये प्रयास जो हमारा होगा उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की शुरुआत करेंगे? हाँ, क्योंकि क्या है, कहानियाँ तो हमको भी मिल गई, ऐसा समझ लो 2,500 कहानियाँ हमको मिली है।
लेकिन उसका पब्लिकेशन भी हो जाएगा। पब्लिकेशन होने के बाद में कितने लोगों तक पहुंचता है ये भी एक बात होती है। तो प्रिंटेड फॉर्म में तो हमको ये सारी कहानियाँ मिल जाएगी, लेकिन आज का जो ज़माना है वो ऐसा ज़माना है कि यहाँ पर विजुअल्स, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, इनका एक ज़माना है। मीडिया अभी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो ऐसे में यदि हम जो भी कहानियाँ हमारे पास आती है उसमें से यदि कुछ सिलेक्टेड कहानियाँ हम लेते हैं, उस पर हम बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। भले ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हो सकता है कि एक आधी फिल्म 6 मिनट की हो, एक आधी 12 मिनट की, एक आधी 3 मिनट की, एक आधी 4 मिनट की हो, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना सकते हैं। वो हम ही करेंगे। CCRT में हमारे पास में सारी व्यवस्था है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी कहानियाँ हम सिलेक्ट करेंगे उसका हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाएंगे, वो सब तरफ हम पहुँचाएंगे। मीडिया हमारा जो अभी है, मीडिया के माध्यम से जो भी हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे वो किसी भी आदमी को देखते आना चाहिए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। यदि भारत देश में कोई भी आदमी ये डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहता है तो उसे देखते आनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे और मैं वैसी चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारे तीसरे ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रकाश सांगवान जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा आपकी कतल ध्वनि के बीच में। आइए प्रकाश जी। प्रकाश सांगवान जी भी अभी तक 133 स्टोरीज का कलेक्शन CCRT में दे चुके हैं। उनके जीवन और उपलब्धियों पर आप प्रकाश सांगवान जी आर्टिस्ट भी हैं जो अपना योगदान इन डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी में दे रहे हैं, कहानियां इकट्ठी करके भेज रहे हैं। प्रकाश जी, आप अपने अनुभव को चंद शब्दों में शेयर करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको 133 का आंकड़ा छूकर? सर नमस्कार सभी को। इसमें सर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 133 कहानियाँ मैंने जो आपकी DDR की जो 3 दिवसीय वर्कशॉप थी उसके बाद मैंने शुरुआत की, जो आपकी टीम ने मुझे मार्गदर्शन दिया उसी के अनुसार। तो सर शुरुआत मैंने अपने गांव से ही की। हमारे गांव में ही रामेश्वर जी हैं, गांव में उनको लोग पटेल बोलते हैं प्रेम से। उन्होंने मुझे कहा भाई आप ऐसा कुछ करते हो तो अपने गांव में फ्रीडम फाइटर है 7-8। तो उन्होंने मुझे इसकी लिस्ट भी दी और जब मैं ये कहानियाँ कर रहा था लगभग 100 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि आपका जो स्कूल जो बना हुआ है ये भी तो किसी की देन है। तो मैंने हमारे गांव से एक साथी यहाँ बैठे भी हैं, उनके दादाजी ने शुरुआत की थी, तो वो स्टोरी भी सर मैंने बनाई है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिससे भी मैं मिला सर, चाहे वो मेरे गांव का हो, मेरे ज़िले का हो या दूसरे ज़िले का हो। मेरे ज़िले में जैसे राजेंद्र सिंह अटेला से हैं, डॉक्टर सुमेर सिंह पैंतावास कला से हैं। यदि मैं हिसार की बात करूं तो डॉक्टर सतपाल है, ओम प्रकाश डोबी है और ठाकुरदास भार्गव के बेटे डॉक्टर जगदीप भार्गव जी हैं। हर आदमी ने सर मुझे पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण मैं बड़ी आसानी से जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर पाया। मेरे स्टाफ सदस्यों ने, मेरे डिपार्टमेंट ने इसके लिए मुझे भरपूर सहयोग दिया और मुझे जो जिस चीज़ की भी आवश्यकता मुझे रही, जैसे मैं राजेंद्र सिंह का जिक्र करूँ तो उन्होंने मुझे 50-60 आदमियों के जो है फ्रीडम फाइटर फैमिली के फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार ओम प्रकाश जी ने 30-40 लोगों के जो मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार डॉक्टर जगदीप भार्गव है, उसने मुझे एक बुक उपलब्ध करवाई जिसमें डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव उनके बारे में कुछ मटेरियल मुझे मिला।
इसी प्रकार हिसार से ही वेद प्रकाश बेनीवाल जी, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिसार आए थे तो उन्होंने उनके कम से कम भी 30-40 अखबार की जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग रखी हुई थी वो मुझे उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार से जोधू कला से ही एक इतिहासकार हैं, उन्होंने मुझे चरखी दादरी से संबंधित और हरियाणा से संबंधित जो साहित्य है अपना 1857 से 1947 तक का, वो चीज़ें मुझे कुछ उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार जोधू गांव से सरपंच हैं दलवीर सिंह गांधी, उन्होंने मुझे बनारसी दास गुप्ता जी के ऊपर एक पुस्तक मुझे उपलब्ध करवाई। गुप्ता जी हमारे स्कूल में पढ़े हुए भी हैं तो हमें स्कूल से भी रिकॉर्ड मिला उनका, और इस प्रकार से बाह्य भी जो पुस्तक के माध्यम से भी हमें वो चीज़ें मिली। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी कहानियां हम बड़े विस्तार से सुनेंगे। आज के इस विशेष एपिसोड में हमने एक विशिष्ट अतिथि को भी आमंत्रित किया है। आज हमारे मध्य हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो अध्यक्षा हैं संगीत नाटक एकेडमी की, भारत सरकार की। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आप सभी की तालियों के बीच में। आइए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी। डॉक्टर संध्या पुरेचा हमारे न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, परफॉर्मर हैं, कोरियोग्राफर हैं और G20 के अंतर्गत W20 की चेयरपर्सन भी हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मैडम डॉक्टर संध्या पुरेचा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें। यहाँ आप ये एक नई शुरुआत हम इस एपिसोड से कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मोमेंट जो हमारे डिजाइन करवाया है अपने मार्केट में, वो आपको पहली बार सबसे पहले हम समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको स्टेज पर 2 मिनट और मैं कष्ट दूंगा क्योंकि अब समय है हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को भी फेलिसिटेट करने का, इनका भी अभिनंदन करने का। सबसे पहले डॉक्टर शिवाजी राव गोविंद राव महास्के जी, जो 232 कहानियां अभी तक DDR में कलेक्ट करके दे चुके हैं बुलढाना महाराष्ट्र से। आइए। कृपया तालियां बजती रहें। बहुत बड़ा काम है 232 कहानियां अपनी कक्षा के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ 232 कहानियां एकत्रित कर भेजने का। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी सेठी सरला जी से, जो एक फोक सिंगर भी हैं, सीनियर फेलो भी हैं CCRT की, और अभी तक 150 कहानियां हमें एकत्रित करके दे चुकी है DDR के अंतर्गत। तो हमारे टीचर्स एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर फेलोज भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने तीसरे ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश सांगवान जी को,
जो 133 कहानियों के साथ अभी भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन टीचर हरियाणा से, हरियाणा से आइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और ये बताता है कि जो 3 शख्सियत आज हमारे सामने हैं, इन्होंने डीडीआर को भी एक ब्रांड की तरह से क्रिएट कर दिया है और ये अब उसके एम्बेसडर बनकर, उसके सांस्कृतिक दूत बनकर न केवल अपने राज्य तक बल्कि दूसरे राज्यों में भी पहुंचने वाले हैं। हमारे इस एपिसोड की एक और ख़ास बात यह है कि आज हम एक नई स्कीम अपनी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी स्कीम के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें हम लोग हमारे जो बाकी सारे टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, अभी तक सीसीआरटी ने 2.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है। इनमें से हर डिस्ट्रिक्ट के एक चुनिंदा टीचर को ये लोग गाइड करेंगे इस 1 डे वर्कशॉप में, जिसमें ये वहां जाकर ऑन द स्पॉट उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर उस कार्यशाला को आयोजित करेंगे। हमारे जो वहाँ के टीचर हैं उनकी ये जिम्मेवारी रहेगी कि उनको 50 टीचर वो अपने डीओज के माध्यम से सेलेक्ट करें जो इस तरह के काम में इंटरेस्टेड हैं और उस एक दिन के अंदर उन टीचर्स को 5-5 कहानियाँ पहले ही लाने के लिए कहा जाएगा और वर्कशॉप के सायंकाल तक पूर्ण होने तक 50 कहानियाँ लाने की जिम्मेवारी इन ब्रांड एम्बेसडर्स की होगी। और साथ ही साथ 36,000 रुपए का जो खर्चा उस 1 डे की वर्कशॉप में आएगा वो उस कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के टीचर को दिया जाएगा। सो सबसे पहले तो मैं महास्के जी से जानना चाहूँगा, आपके दिमाग में क्या योजना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप ये शुरुआत करेंगे, भले ही वो महाराष्ट्र से ही हो, बताइए। सर, अकोला डिस्ट्रिक्ट से मैंने आपने जो बोला था उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ से 2 एजुकेशन ऑफिसर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, तो ऐसे 4 एजुकेशन ऑफिसर उसमें हैं। उनका ग्रुप भी बनाया और पत्रकार लोगों को लिया है उसमें। क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने जो स्टोरीज भी लिखी है पहले और वो चाहते थे कि हम भी इसमें सहभाग लें, तो उनको लिया है और 40 टीचर भी उसमें उनका नाम कलेक्ट किया है। उनको बोला है, उनको फ़ोन किया है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, डीडीआर का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको ये स्टोरीज के बारे में उनको बताया। जो आपका एक सर्कुलर था बीच में दिया था कि कुछ मॉडिफिकेशन किए अपने डीडीआर प्रोजेक्ट के स्निपेट कैसे बनाने हैं उसके बारे में, तो वो भी उनको भेज दिया। और पहला 10 तारीख को हमने अभी टेंटेटिवली, आप जब बोलेंगे तो उसमें कम ज़्यादा करेंगे, तो 10 तारीख को पहला डीडीआर का ये जो आपने अभी बोला तो ये करने जा रहे हैं आपके आदेश से। 10 अप्रैल से शुरुआत हो रही है इस नई डीडीआर की स्कीम की, जो अकोला में महास्के जी के मार्गदर्शन में होगी। और यहाँ एक बात, चूंकि ये कार्यक्रम लाइव देखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और हमारे हजारों टीचर इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जैसा महास्के सर ने कहा कि केवल टीचर ही नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से पोएट, ऑथर्स, लेखक, कहानीकार, कलाकार सभी को जोड़ सकते हैं इन 50 प्रतिभागियों में। प्रकाश जी, आपकी क्या योजना है, कहाँ आप करेंगे हरियाणा में? सर, मेरी योजना ये है, मैं अपने पूरे हरियाणा स्टेट से, हमारे सर 22 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले से मैं 4 आदमी बुलाऊंगा। ओके। इस तरह सर 88 आदमी हो जाएंगे और उन 88 आदमियों को जो इंटरेस्टेड होंगे सर,
उनको बुला के प्रशिक्षित किया जाएगा। और जैसा कि अभी आपने आदेश दिया है, प्रत्येक आदमी से कम 10-10 कहानियाँ हम लिखवाएंगे और आपको सर प्रेषित करेंगे। और इसके लिए सर समय हमारा संभावित वही 10 अप्रैल है। और इसके साथ सर, क्योंकि हमारा ये स्टेट लेवल का होगा, तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारे डायरेक्टर साहब को भी ये आपकी तरफ से मैसेज जाए। और सर हमने वेन्यू फिलहाल करनाल रखा है, जो कि हरियाणा के बीच में है सर, सभी के लिए रीचेबल रहेगा। तो फिलहाल सर ये योजना है, बाकी आप जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार करेंगे। स्वामी सेठी मैडम, आप बताएं। सर मैं कोई एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इसकी वजह से मैं आप लोग अरेंज कर ले तो वर्कशॉप्स, मैं वहाँ हमारा एक्सपीरियंसेस बोल दूंगी और हमारा कला से, हमारा सॉन्ग से उसका इंस्पिरेशन कर दूंगी। ये मैं कर दूंगी सर। आज आप एक कला परिक्रमा में एक गाना भी सुनाने वाले हैं। हाँ सर। उसको थोड़ा बताएंगे उस गाने के बारे में और सुनाएं। यस सर। पहला मैं हिंदी में भी सुनाऊंगी। वो सॉन्ग भी 1943 में एक निनाद हो गया, वो सॉन्ग का अंतरा निनाद हो गया है। ये सॉन्ग आपका सुनाना चाहती हूँ मैं। प्लीज। आज हिमालय की चोटी से, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ये दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ये दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। तुम न किसी का आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। तुम न किसी का आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारे यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारे यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ये दुनिया वाले, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, चूंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, और चूंकि आपने ये संगीत का इतना अच्छा माहौल बना दिया है, तो हमारा जो अगला सेगमेंट है कला परिक्रमा, उसमें हमने आज विशेष तौर पर उदयपुर से एक महान कलाकार ताने राज सिंह सोढ़ा जी को बुलाया है, जो राजस्थानी फोक म्यूजिक की और खास तौर पर जो वहाँ लांगाज और मंगनियार की परंपरा है उसको प्रदर्शित करते हैं, उसके प्रतीक, उसके आइकॉन हैं। सो मैं ताने राज सिंह सोढ़ा जी को आप सभी की करतल ध्वनियों के बीच आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना गीत प्रस्तुत करें।
खोज के जान सिराने सा हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो महाराणा प्रताप कठे। मायड़ थारो पूत कठे, वो मेवाड़ी सिरदार कठे। मायड़ थारो पूत कठे, वो मेवाड़ी सिरदार कठे। मैं बाचो है इतिहास में, मायड़ थेड़ा पूत जना। मैं बाचो है इतिहास में, मायड़ थेड़ा पूत जना। थन पान लजायो नहीं थारो, वह सूरा में सिरदार बना। वह सूरा में सिरदार बना। हल्दी घाटी समर लड़ो, वो महाराणा प्रताप कठे। वो एक लिंग दीवान कठे। वो चेतक रो यशवार कठे। मायड़ थारो पुत कठे, वो मेवाड़ी सिरदार कठे। मायड़ थारो पुत कठे, वो मेवाड़ी सिरदार कठे। वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो, अकबर री सेना रे आगे। वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो, अकबर री सेना रे आगे। मायड़ थारो पूत कठे, वो मेवाड़ी सिरदार कठे। मायड़ थारो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे। चेतक रो यशवार कठे, महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो यशवार कठे। चेतक रो यशवार कठे। आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, वो न केवल भारत की जो सबसे बड़ी अकादमी है संगीत नाटक अकादमी, उसकी अध्यक्षा हैं, बल्कि G20 की जो W20 सेगमेंट है उसको भी आप चेयर करती हैं। ये जो प्रोजेक्ट है डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपॉजिटरी का, जिसमें मोदी जी की एक बहुत ही, मैं कहूँगा इतनी बड़ी संकल्पना है कि इतिहास के पुनर्लेखन की, रीराइट करने की हिस्ट्री को। और इसमें हम जो 4 कैटेगरीज पे हम कलेक्ट कर रहे हैं स्टोरीज, अनसंग हीरोज़ हैं, प्लेसेस एंड इवेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं, हिडन ट्रेजर्स की बात करें तो नेचुरल एंड जो बिल्ट हेरिटेज है उसके बारे में कहानियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, आर्ट ट्रेडिशन की कहानियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। सो इसमें आप हमारी SNA की तौर पर किस तरह से मदद कर सकते हैं? और मैं तो कहूँगा W20, चूँकि हमारा ये कार्यक्रम हालांकि 7th एपिसोड है, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है। हमारे टीचर्स, हमारे कलाकार पूरे विश्व में फैले हुए हैं और कई तो हमारे स्कॉलरशिप होल्डर आज बहुत सारे विदेशों में अपने गुरुकुल चला रहे हैं, अपने संस्थान चला रहे हैं, जिसमें वो भारतीय कलाओं की शिक्षा दे रहे हैं। सो एक W20 के चेयरमैन होने के नाते और एक SNA एकेडमी के चेयरपर्सन होने के नाते आप CCRT से किस प्रकार सहयोग करेंगी, या इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने उद्गार प्रस्तुत करें। नमो नमः। सन्मान्य सभास्थ सर्व सभासदानां प्रणामः। पुरेचा कुलोत्पन्नम श्री आचार्य पार्वती कुमार गुरुवर्यस्य कृपाप्रसादेन अभिषिक्ता तस्य मार्गदर्शनं पन्थानं अनुसरन्ति संस्कृतानुसारिणी संस्कृतप्रिया भरतमुनि प्रेरिता संध्याहं। नमो नमः।
सबसे पहले तो हम सब जानते हैं साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। जैसे कि अगर साहित्य संगीत और कला के विहीन अगर कोई मनुष्य देखा जाता है तो उसे हम पशु ही समझते हैं, सिर्फ उसकी पूंछ और सींग नहीं होते। तो हम सभी जैसे ऋषि जी ने कहा कि एक अविरल प्रयास से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। मोदी जी ने हमसे 5 प्रण लाल किले पर से दिलवाए थे। एक था कि अपनी विरासत पर हमें गर्व करना है। क्या है हमारी विरासत? तो यही है जो आप छुपी हुई विरासत, चाहे वो कोई भी कलाकार के रूप में हो, कोई शब्द के रूप में हो, भाषा के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, कोई भी रूप में हमारी विरासत का हमें गर्व करना सीखना है और उसी को आगे लेके जाना है। तो अगर ये विरासत को आगे ले जाने में CCRT की मैं कोई भी मदद कर सकूं तो मैं बहुत उसकी शुक्रगुजार होंगी और आई विल बी डेफिनेट हेल्प टू दैट। सेकेंड, उनका प्रण था विकसित भारत का लक्ष्य। हमारी विकसित भारत का लक्ष्य हम तभी पूरा कर पाएंगे अगर हम युवाओं से जुड़ेंगे, और युवा यही है, मतलब हमारी युवाएं जो एक बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था में ही हमारी मानसिक तैयारी हो जाती है कि हमें किस ओर जाना है। तो हमारी CCRT से मैं आज नहीं कुछ 30, 35, 40 सालों से जुड़ी हूँ और मेरा हरदम ये प्रयास रहा है कि हमारी नई पीढ़ी के साथ हम कुछ ऐसा करके दिखाएं या हम कुछ उनको ऐसा दे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। सो मैं आपके साथ में हूँ, कभी भी आप कहिए। और स्पेशली आपने जब Women 20 के बारे में जब कहा तो Women 20 एक एंगेजमेंट ग्रुप है, जो एंगेजमेंट ग्रुप के 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं। ग्रासरूट विमेन लीडरशिप है, entrepreneurship, women entrepreneurship है, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, पाथवेज टुवर्ड्स दी एनरिचमेंट वगैरह जो 5 पॉइंट है, उसमें हमारे सभी आपके जो ये कला संस्कृति के मार्ग भी जा रहे हैं। हम डेफिनेटली W20 के माध्यम से अगर कोई पॉलिसीज जो हम चाहते हैं कि विश्व के रूप में बने, महिलाओं के लिए बने, और उसके लिए हमें बहुत सारे सेंटर्स से और बहुत सारे महिलाओं से कुछ प्रपोजल आए हैं कि क्या ऐसी पॉलिसी विश्व भर में बन सकती है। तो अगर आपके कोई भी ऐसे प्रपोजल हो जो पॉलिसी मेकर को हम पहुंचा सकते हैं तो प्लीज जरूर लिखिए। हमारी वेबसाइट है जो W20 की वेबसाइट इंडिया की है, उस पर हमने 2 ईमेल ID रखे हुए हैं। आप अपने प्रपोजल्स उस पर भेज सकते हैं, आप अपने सुझाव उस पर भेज सकते हैं। उस पर डेफिनेटली सोच विचार करके हम G20 के लीडर्स तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात है, तीसरा जो पॉइंट हमारा दिया हुआ था, मोदी जी ने गुलामी के हर अंश से हमें मुक्ति पानी है। तो गुलामी के हर अंश से मुक्त पाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये गूगल गुरु की छोड़ के हमारी जो अपनी वेबसाइटें हैं, चाहे वो CCRT की वेबसाइट हो, चाहे वो संगीत नाटक हो, ICCR हो, IGNC हो, उसमें जो जेन्युइन माहिती मिलती है, उस माहिती से आप सब जुड़े। उसके लिए मैं ऐसे कार्यक्रमों में हमसे ज़्यादा हमें व्यूअर मिले, उसके लिए हम ये गुलामी के अंश से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा उन्होंने कहा है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का जागरण करने का। तो मुझे लगता है कि हमें नागरिकों में जागरूकता करने के लिए जो उन्होंने अभी सर मुझे बता रहे थे स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ जो MOU शुरू कर दिए हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी जागरूकता तो कोई नहीं हो सकती कि हम स्कूल के हर एक बच्चे के साथ, हर एक शिक्षक के साथ पहुंचेंगे और उनसे हम अपने विचारधारा और अपने जो हमारी विरासत है उसको ले जाने का प्रयत्न करेंगे। और एक लास्ट में मैं अंतिम कहना चाहती हूँ, मैं नाट्य शास्त्र की एक विद्यार्थी हूँ अच्छी, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक राजा है जो पूछते हैं, भरत को आके पूछते हैं कि भाई भारत में ही क्यों योग्य ऐसा है, भारत में ही क्यों आप यूं कहते हो कि नाट्य भारत में होना चाहिए, नृत्य भारत में होना चाहिए, संगीत भारत में होना चाहिए, ऐसा ही क्यों बाकी के देश भी तो ईश्वर ने ही बनाए हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ईश्वर ने तो पूरी पृथ्वी को जन्म दिया है।
तब उन्होंने जब बहुत अच्छा प्यारा सा जवाब है कि कस्मात् भारतम इष्टम वर्षेषु अन्येषु देव हितेषु रुद्या सर्वभूमि शुभ गंधा कांचनिया, उसका जवाब उनके ही एक अभिनव गुप्ताचार्य जी अभिनव भारती में लिखते हैं कि कहते हैं कि बाकी की भूमि भोग भूमि है और भारत की भूमि योग भूमि है। बस इसी वजह से हमें ये जानना है कि हमारी योग भूमि समृद्ध रहे, सुसंस्कृत रहे और हमारी ये जो हमारी कलाएं संस्कृति हम अगले जनरेशन तक पहुंचा सके। उसके लिए जो भी ऋषि जी सर आप जो भी जब भी चाहिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। नमो नमः। क्योंकि हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संध्या पुरेचा जी ने अपना संबोधन संस्कृत से शुरू किया जो देववाणी मानी जाती है, और ये कार्यक्रम हम हमारे नवे कमला देवी स्मृति विरासत जो फेस्टिवल है उसके अंतर्गत कर रहे हैं और उनका एक स्मृति व्याख्यान भी हम आयोजित करते हैं। सो मैं अपने सभी दर्शकों को ये सूचित करना चाहूँगा कि 27 मार्च सोमवार को जो हमारे नवे कमला देवी स्मृति व्याख्यान के जो स्पीकर हैं वो भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वराखेड़ी जी हैं, जो 4 बजे से अपना संबोधन इसी सभागार में आरंभ करेंगे और विषय भी आपके विचारों से मिलता जुलता है, कला संस्कृति और संस्कृति। सो आप उस कार्यक्रम को भी देखना ना भूलिए क्योंकि वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी होगा। उसका फेसबुक लाइव CCRT के ऑफिशियल पेज पर टेलीकास्ट होगा। तो अब समय आ गया है हमारी जो अगली सेगमेंट है उस तरफ बढ़ने का, जिसमें हम मीटिंग कराते हैं आपकी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवारों से। सो सरला सेठी जी ने 2 व्यक्तियों को, 2 ऐसे परिवार के जनों को आमंत्रित किया है जिनकी स्टोरी, जिनकी कहानी इन्होंने CCRT को भिजवाई है। क्या हम उनसे वीडियो लिंक पर जा सकते हैं? उनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप सरला जी। सर फर्स्ट वीडियो है पेडबल्ली बाला एल्लारेड्डी गारू, उनका एज है 101 ईयर्स। उनका पिताजी भी एक फ्रीडम फाइटर है, उसका नाम है पेडबल्ली पेद्दा एल्लारेड्डी गारू। वो रहते हैं आंध्रा में कड़पा डिस्ट्रिक्ट में चेन्नूर एक विलेज है रहते हैं। वहाँ सहाय निराकरण उद्यम पर वो पार्टिसिपेशन किया है और वहाँ गांव पर एक नदी पार्क होता है, पेन्ना नदी, पेन्ना रिवर है, उसका ये फ्लाईओवर ब्रिज होता है ना, उसका वो स्मैश कर दिया। इसकी केस में वो लोग जेल गए। ओके। वो अभी भी उससे मिलके मेरा रोमांचित होता है क्योंकि वो इतना जोश से बात करते हैं। 101 ईयर्स बट वो ज़्यादा नमस्कार बात करते हैं। तो उनसे आप हमारा स्वातंत्र योजनी నేను 1942 క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. చెన్నూరు క్రాస్ అయిన పాల్గొట్టాం. మేము 15 మందిని, 14 మంది చనిపోయినారు, నేను ఒక్కనే ఉన్నాను. मैं अभी बताया ना सर నాకు वही बता रहा है। కడప సబ్జెక్టులో 3 నెలలు శిక్ష వేశారు. తర్వాత గ్రామ నౌకర్లు సరిగా చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకు శిక్ష చెప్పి మమ్మల్ని చోరీ చేశాడు RDO గారు. देखिए 101 वर्ष की आयु के स्वतंत्रता सेनानी आपके सामने जुड़े हुए हैं और कितना महान उनका व्यक्तित्व है कि वो 101 वर्ष की आयु में भी हमसे ऐसे बात कर पा रहे हैं कि जैसे वो हमारे सामने बिल्कुल अभी अपनी कहानी एक एक लम्हा उन्हें याद है। यस सर। और कौन है जिनसे आप वीडियो पे हम दूसरा व्यक्ति है ఎద్దుల सूर्यनारायण रेड्डी गारू फ्रॉम पेद्दवडगुरु विलेज अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। वो है एक गांधी जी का यात्रा हुआ है अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 1931 पर। वो हरिजन निधि के लिए यात्रा हुआ है। वो यात्रा के गांधी जी को इन्वाइट किया पेद्दवडगुरु से। एक लैंड लॉर्ड नेम है
कुम्मत चिन्नारप्परेड्डी गारू, वो इनवाइट किया हमारे गांव आइए गांधी जी, हम लोग आपको विराल दे देंगे मनी ऐसा करके। क्या बात। सो गांधी जी गारू पेद्दवडुगुरु आया है, वहाँ एक मीटिंग शुरू हुआ है। उनमें से फर्स्ट चिंतचेरू हंपम्मा एक नाम है औरत का, वो है फर्स्ट 116 रुपीस विराल दे दिया, फर्स्ट विराल, और उसका गहने सभी उतार कर वो भी दे दिया गांधी जी को, वो मंगलसूत्र भी उतार कर दे दिया। उसका भी स्टोरी अपलोडेड है हमारा। ये पेद्दवडूर का स्टोरी में 5-6 मेंबर्स आते हैं, हमको बताया और दिखा दिया। आए थे और खाना इयर्स का రోజు ఆయన మద్రాసు, అప్పుడు మద్రాసు, ఇప్పుడు చెన్నై మద్రాసు అంటారు, ఆ మద్రాసుకి వెళ్ళారు. అక్కడ గాంధీ గారు మద్రాసు బీచ్ లో, చెన్నై బీచ్ లో ఉపన్యాసం చెప్తూ ఉన్నాడు. మేము ఇట్లా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నాము, అయితే మాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి, ఎవరైనా మాకు డబ్బు సహాయం చేస్తే, ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తే వారు కూడా స్వాతంత్రంలో పాల్గొని వారు అవుతారు, అది చాలా అవసరం అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విషయం మా ఊరు ఆయనకు వేరే వచ్చారు. మా ఆయన అన్నాడు, సరే చాలా మంచి విషయమే, మా పెద్ద ఊరికి వస్తారేమో అడగండి, వస్తే నేను కావాల్సినంత సహాయం చేస్తానని చెప్పారు. सेनानियों को दिखाइए, हाँ, जिनसे हम देख रहे हैं, जो जिनके बारे में सरला शेट्टी जी बता रहे हैं, वो वीडियो जरा एक बार फिर से पूरे स्क्रीन पर दिखाइए जरा। 89 इयर्स ओल्ड, और वो पूरा उस कहानी को बयां कर रहे हैं जब गांधी जी उस गांव में आए थे। మామూలుగా ఆయన एक महिला ने ఆ రోజుల్లోనే उनको 9 ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి, జిన్నింగ్, ఆయిల్, డెకాట్గేటర్, తర్వాత కుబ్రాల కంపెనీ, ఇట్లా 11 కంపెనీలు, 11 ఫ్యాక్టరీలు ఉండి పెద్ద భూస్వామి. అటువంటి భూస్వామి స్వాతంత్రం కోసం చాలా పోరాడుతూ వచ్చాడు. అందరినీ కలుపుకొని స్వాతంత్రం కోసం పోరాడని చెప్పేసి అందరినీ కలుపుకొని పోయేవాడు. ఒక రోజు ఆయన మద్రాసు, అప్పుడు మద్రాసు, ఇప్పుడు చెన్నై మద్రాసు అంటారు, ఆ మద్రాసుకి వెళ్ళాడు. అక్కడ గాంధీ గారు మద్రాసు బీచ్ లో, చెన్నై బీచ్ లో ఉపన్యాసం చెప్తూ ఉన్నాడు. మేము ఇట్లా స్వాతంత్రం కోసం పోరాడుతున్నాము, అయితే మాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి, ఎవరైనా మాకు డబ్బు సహాయం చేస్తే, ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తే వారు కూడా స్వాతంత్రంలో పాల్గొని వారు అవుతారు, అది చాలా అవసరం అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విషయం మా ఊరు ఆయనకు వేరే వచ్చారు. మా ఆయన అన్నాడు, సరే చాలా మంచి విషయమే, మా పెద్ద ఊరికి వస్తారేమో అడగండి, వస్తే నేను కావాల్సినంత సహాయం చేస్తానని చెప్పారు. आप एक समय आया जब हम ये इतनी सारी कहानियों के बीच में से, जैसे डॉक्टर शिवाजी गोविंदराव मास्के से अगर ये पूछा जाए कि 232 कहानियों में से उनकी प्रिय कहानी कौन सी है, उनको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है, तो ये वही बात होगी कि किसी माँ से ये पूछा जाए कि तुम्हारे किस बच्चे को तुम सबसे ज़्यादा चाहती हो, कौन सा बच्चा तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अब चूंकि 232 का आंकड़ा आपने छुआ, पिछले दिनों मुझे भी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक फ़ोन आया, जो मन की बात की टीम है उनकी, उन्होंने भी पूछा कि आप हमें अपनी 10 ऐसी बेस्ट कहानियाँ दीजिए जिनमें ह्यूमन टच आपको देखने को मिलता है, जिनमें आपके जो जिला स्रोत व्यक्ति हैं, आपके जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपके जो आर्टिस्ट लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वो जब जाते हैं तो वहाँ उनको ऐसा आदर सत्कार मिलता है। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी हमारे अध्यापक, हमारे कलाकार जो कहानियाँ भेज रहे हैं, वो बताते हैं कि जब भी वो किसी के घर में जाते हैं तो उनका स्वागत इस तरह से होता है कि जैसे 75 साल में पहली बार कोई सरकारी नुमाइंदा उनके घर जाकर उनके परिवार के उन व्यक्तियों के बारे में जिनको देश भी भुला बैठा है जानना चाहता है, उनका इतिहास, उनकी कहानियाँ स्वर्ण अक्षरों में, जो हमारी वेबसाइट है भारत सरकार की www.amritmahotsav.nic.in, उस पर अंकित करवाना चाहता है। और जब उस परिवार का नाम वहाँ आता है, उस परिवार के साथ उस कंट्रीब्यूटर का नाम भी आता है,
और एक छोटा सा मान दे, भले ही वो 2000 रुपए मात्र है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा ऐसा सत्कार है जो हमारे देश के इस नेशनल ड्यूटी के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी बेस्ट स्टोरी के बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाँ सर, आपने जो बोला कि 232 में से कौन सी अच्छी है, तो आपने जो बोला वैसा ही फीलिंग है कि एक माँ अपने कौन से बेटे को अच्छा कहेगी। तो मैं तो मेरी सभी कहानियाँ अच्छी ही बोलूँगा, लेकिन फिर भी आपने बोला है तो मैं होनाई और मुचलम जो कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर के गांव थे, और वो वहाँ पे निजाम का राज था, और निजाम राज में रजाकार करके एक उनका गैर सरकारी निजाम का ही एक संगठन था, निजाम राज का। तो वो बहुत अत्याचार करते थे। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि होनाई गांव और मुचलम वहाँ पे जो नरसंहार किया गया, तो पहले में होनाई के जो भौरव पटेल थे, तो वो बड़े नामी हस्ती थी वहाँ की, और वो समाज उपयोगी कार्य करते थे, सब लोगों की हेल्प करते थे। तो उन्होंने अपना स्वतंत्र मिल गया, लेकिन निजाम ने इसमें सहभाग से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने अपने घर पे तिरंगा फहराया, तो तिरंगा फहराने से वो भड़क गए और उन्होंने बोला कि तिरंगा हटाओ अपने घर से। तो उन्होंने नहीं हटाया, तो रात को 500-600 लोग उनके घर पे वो रजाकार जो थे, हसमुद्दीन नाम का एक रजाकार था और फतरू नाम का एक रजाकार था, तो उन्होंने पूरा घर, उनका वाड़ा जो पैलेस था उनका, तो वो जला डाला, और गांव में जितनी महिलाएं थी उन पे अत्याचार किए, बच्चों को मार डाला, काट डाला, और जो भी मिला तो वहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइप का हत्याकांड होनाई में हुआ। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली गए तो उस दिन भौरव पटेल वहां नहीं थे, वो बच गए, और वो रहते तो उनको भी मारते, उनको भी जला डालते। तो दूसरे दिन उन्होंने वो जब आए और देखा तो बिल्कुल उनका हृदय फट सा गया कि अपने सभी मर गए, सब गांव के लोग मर गए। लेकिन उनके दूसरे जो गांव था नजदीक का, तो वहां उनके फ्रेंड थे शरणप्पा पाटिल, तो उन्होंने वहां पे वो शरण देते थे और वो उनको मदद भी करते थे। वो दोनों आपस में बहुत मेलजोल था दोनों का। तो उन्होंने प्लान बनाया और हसमुद्दीन को कुल्हाड़ी से मार डाला वो प्लान करके। तो वो और भड़क गए रजाकार। तो जो शरणप्पा ने ये किया था, उसके घर पे उन्होंने फिर 500-600 रजाकार आए और उन्होंने धावा बोला, और दुर्भाग्य से शरणप्पा पाटिल घर में थे, उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, और सभी को जला डाला, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, और वो सब बिल्कुल मुचलम गांव भी वैसा ही हत्याकांड हुआ जैसे होनाई में जालियनवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। तो उस तरीके से यहाँ पे पूरे गांव जला डालने के बाद में अत्याचार उसी प्रकार के हुए, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं हुई। जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर नजदीक के गांव के थे और जो लोग थे, उनसे ये कहानी मिल गई, और इस तरीके से उनका कुछ वहाँ पे स्मारक होना चाहिए या उनके लिए कुछ करना चाहिए जी। हाँ, तो ये एक था मेरा। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक इस महान बलिदान को नमन करते हुए तालियों से उस महान सेनानी का अभिनंदन करें। प्रकाश सांगवान जी, आपकी 133 कहानियां और उनमें से किसी एक को चुनना हालांकि बहुत मुश्किल, लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा कि किस कहानी को लिखते हुए, किस कहानी को CCRT को भेजते हुए आपको सबसे ज्यादा आनंद आया? सर, मेरी एक कहानी है, एक अन्ना टैक्स। उसमें क्या हुआ, भिवानी जिले में एक गांव है चहड़ कला, और उस समय वो जो लोहारू का नवाब था उसके अंडर में आता था वो गांव। तो लोहारू के नवाब ने क्या किया कि ऊंटों पर 1 अन्ना टैक्स लगाया था। प्रत्येक व्यक्ति जो ऊंट रखेगा वो 1 अन्ना टैक्स प्रत्येक महीने देगा। उस समय जो गांव का नंबरदार था वो था अर्जुन सिंह, वो नवाब का मित्र भी था। अच्छा। परंतु जब लोगों ने टैक्स की बात सुनी तो अर्जुन सिंह के पास आए और कहा कि भाई अभी अकाल पड़ा हुआ है, ये सर 36-37 की घटना है, 1936-37 ये अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, तो हम टैक्स कहाँ से देंगे, 1 अन्ना कहाँ से आएगा, हम नहीं दे पाएंगे। तो अर्जुन सिंह ने उनको वादा किया कि ठीक है, आप लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा,
इसके बाद नवाब अर्जुन सिंह से मिलता है और कहता है कि भाई ये टैक्स जो आपने भरवाना है अपने लोगों को कहो कि एक एक आधा टैक्स दे मुझे। तो उसने कहा भाई ये तो नहीं होगा, अकाल पड़ा हुआ है, खाने को अनाज नहीं है, तो कहाँ से देंगे हम टैक्स। बोला नहीं। और उसने ऐसा करके नवाब ने, वो तो अपना उसको मित्र मान रहा था अर्जुन सिंह को, अपनी पगड़ी उसको उठा के और उसके नवाब ने उसके अर्जुन सिंह के पैरों में रख दी। अच्छा। कि भाई आपने ये टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अर्जुन सिंह ने साफ मना कर दिया कि बस की बात नहीं है, लोग इनकार कर चुके हैं। और उन्होंने नवाब की पगड़ी को ठोकर मार दी। क्या बात। इसके बाद क्या हुआ, नवाब उससे नाराज हो गया और उसका पड़ोसी गांव है सिंगानी, वहाँ एक पुलिस चौकी नवाब ने लगाई हुई थी। उस चौकी को वहां से उठा के अर्जुन सिंह की हवेली में बैठा दिया और उसका जो जन धन पशु जो भी थे अनाज उसके ऊपर नवाब ने कब्जा कर लिया और घर के सदस्यों को बाहर निकाल दिया। 2-3 दिन बाद गांव वालों ने क्या किया, उस पुलिस चौकी को कब्जा लिया। अच्छा। सभी सिपाही बंदी बना लिए गए। एक सिपाही कहीं बाहर पहरा दे रहा था, वो दौड़ के नवाब के पास गया। उसने बताया कि इस तरह से आपकी पुलिस चौकी जो है वो काबू में की जा चुकी है गांव वालों से। नवाब ने गोरखा पुलिस बुलाई, पूरे गांव को घेरा और गोली चला दी गई। निहत्थे लोगों पर? जी सर, पूरा गांव जो है वो साफ कर दिया गया। बहुत बड़ा जलियांवाला बाग एक और मतलब वहाँ पर हुआ। जी सर। चलिए अब हम अपने जो हमारे सीनियर फेलो हैं स्वामी सेठी सरला जी, उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी 150 कहानियों में से कौन सी कहानी उनको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, बहुत एक्साइट करती है। और चूंकि आप एक कलाकार हैं तो आपसे एक गाना उस कहानी से संबंधित तो सुनना बनता है। जरूर सर। जी बताइए। सर मैंने 150 स्टोरीज बनाया। 150 स्टोरीज भी हमारा पसंद है, सभी का सभी पसंद है जी। इनमें से मैं 4 विंग्स है ना हमारा, पीपल एंड पर्सनालिटीज में 76 बनाया और इवेंट्स एंड हैपनिंग्स में 14 बनाया, हिडन ट्रेजर्स में 20 बनाया, ट्रेडिशंस एंड आर्ट फॉर्म्स में 40 बनाया। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने चारों कैटेगरी को टच किया। ज्यादातर हमें जो कहानियां मिल रही हैं वो कैटेगरी नंबर 1 अनसंग हीरोज के बारे में मिल रही हैं। सेकंड नंबर पर आता है प्लेसेस एंड इवेंट्स, लेकिन स्वामी सेठी सरला जी ने तो चारों कैटेगरीज में कहानी भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सबसे बेहतर कहानियां आप बताइए कौन सी है? ये उसका नाम है नरसिम्हा रेड्डी, उजालावाड़ नरसिम्हा रेड्डी एज ए फ्रीडम फाइटर, बहुत महान फ्रीडम फाइटर है वो कोवेलकुंटला एक विलेज है, वो पलनाडु रीजन बोलते हैं पहले, अभी नंद्याला डिस्ट्रिक्ट में वो आते हैं। उसका 1847 में भी उसका क्वारलिंग हुआ ब्रिटिशर्स से। उन्होंने 1847 में मार्च 22 में उनका गोली मार दिया, फिर उसका सिर काट कर विलेज का एक फोर्ट का डोर होता है उसमें रख दिया। 30 इयर्स। अच्छा। वो 30 इयर्स वहाँ लटका रहा और 30 इयर्स के बाद वो एयर में विलित हो गया टोटली। ये सुनने के भी ट्रेजेडी कर देने वाली। हाँ यस सर, ट्रेजेडी स्टोरी सर। इसके बारे में हमारा फोकलोर सॉन्ग में एक अपूर्व सॉन्ग है, वो आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ मैं। सैरा नरसिम्हा रेड्डी రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి అరర సైరా నరసింహారెడ్డి రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి రాజారావు రావు బహుద్దూరు నారసింహరెడ్డి అరర రెడ్డి కాదు బంగారపు కడ్డి నారసింహరెడ్డి ముల్కోలు కట్టి చేతుల ఉంటే మున్నూటికి మనగాడి రెడ్డి మాటలు యూదులురా రండి సూరులారా సై సై నరసింహారెడ్డి రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి మొనగాండ్రకు రేనాటి గడ్డరా రోషగాండ్రకు పెద్ద పేరురా దాన ధర్మాలు దండిగా చేసి పురిటి గడ్డలను పుట్టినావురా కల్పటాల దండది గోరాసై ముక్కు ముళ్ళు దండది గోరాసై సంజముల దండది గోరాసై ఠానాల దండది గోరాసై సై సై నరసింహారెడ్డి రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి
బానిసలగుండి పాయసం దాగుట మేలుగాదురన్నా పక్షులలాగా బతికితే రెండు గింజల చాలన్నా భయపడి భయపడి బతికే కంటే చావే మేలన్నా ధీరుడు చచ్చిన జగతులు ఎప్పుడు బ్రతికే ఉండన్నా సైరా నరసింహారెడ్డి రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి నరసింహ అని దుంకినాడు రణములోన రెడ్డి అరరరు తెల్లందరి కుత్తుకలన్నీ కోసినాడు రెడ్డి కోబలి ఆయని తెల్ల సర్కారు నరికిని దండంత ఆ గడ్డ కోసము సావో బతుకో తెలుసుకున్నరంతా సై సై నరసింహారెడ్డి రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి అరరర సైరా నరసింహారెడ్డి రెడ్డి నీ పేరే బంగారపు కడ్డి రెడ్డి 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 रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, उतना ही जोश से भरा गाना। मुझे लग रहा है कि जो ये यंग जनरेशन, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये इन कहानियों से, आपके गीत से प्रेरणा लेंगे और बहुत जल्द ऐसा कार्य करके दिखाएंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हो, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता सर हो। मेरा आशा है कि कोई टीचर्स ये करना ऐसा नहीं है सर। कुछ भी लोग वो देशभक्ति मन में डालकर वो कुछ भी कर सकते हैं सर। क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, हमको अचानक से ये प्रोजेक्ट में मिलने का एक चांस मिला। मैंने 2022 नवंबर 11-12 का वर्कशॉप को गया। 14 से मैं शुरू किया हमारा जर्नी। वो अभी तक 21 अभी मार्च 21 तक मैंने टारगेट किया। मैंने बिल्कुल हमारा सॉरी आपका पास में आऊंगी, मैं यही किया 150 करके भी आऊंगी। क्या बात। उसके लिए हमारा फैमिली ने टोटली सपोर्ट किया। मैंने 120 डेज हो गया नवंबर से अभी तक। 28 डेज में 150 किया। दिन में 18 आवर्स वर्क किया और घर में कुछ भी नहीं काम किया मैंने। ओनली सिटिंग, टाइपिंग, ओनली फूड, नेचुरल कॉल्स बस। उसका सभी हमारा फैमिली में हमारा भाभी और हमारा सिस्टर, उसका मैं यही मंच से उसका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इसके लिए आपका भी और चेयरमैन साहब को भी, ऐसा पीएम साहब को भी ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट ले लिया आपने, हमको रोमांचित होता है। और ये हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम नहीं है हमारा इसके लिए, ये हमारा त्याग धनों का स्मरण का एक सभा है। बिल्कुल, मैं यहाँ इस मंच से आप सभी के परिवारजनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो सर्वविदित है, जब कोई देश के हित में, देश के कार्य के लिए निकलता है, अगर उसके परिवार का साथ ना हो तो वो कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने इतनी सारी कहानियां एकत्रित की हैं, आप प्राइमरी सोर्स के पास गए, आप उन लोगों के बीच में गए, तो ये आपके परिवार के सहयोग और सपोर्ट के कारण ही संभव हुआ। लास्ट सेगमेंट है, मोटिवेशन मैसेजेस हैं। आपसे सुनना चाहूंगा कम शब्दों में कि आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और जो एक हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि किसी भी कार्यक्रम के 3 वो पिलर्स बताते हैं। पहला पिलर वही है जो हम भी आज आपको बना रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांडिंग होना चाहिए कार्यक्रम का। तो आज डीडीआर के ब्रांड एम्बेसडर से ये कार्यक्रम का ब्रांडिंग तो हो गया। दूसरा है भव्यता। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम, वो भव्यता ऐसी होनी चाहिए कि ये कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। और तीसरा जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जन भागीदारी। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। इसके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है, आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा। पहले गोविंद राव महास के शिवाजी जी से आप बताएं। हाँ सर, जैसे मैडम ने शुक्रिया या धन्यवाद दिया, वैसे मैं भी मेरी फैमिली से, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मजा आएगी। ये तीनों का मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और दूसरा,
जी सर हाँ, please continue. दूसरा CCRT का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर है उनके नाम मैं लेना चाहता हूँ। प्लीज। सुचिता पाटेकर मैडम है जो अकोला की एजुकेशन ऑफिसर है, वैशाली ठग जो प्राथमिक की एजुकेशन ऑफिसर है, और हमारे जिले के जो एजुकेशन ऑफिसर है प्रकाश मुकुंद सर, और किशोर पागोरे सर, एक माध्यमिक के है और एक प्राथमिक के यूओ है, एजुकेशन ऑफिसर है। तो वो उनके साथ मिलकर ही हमको जन भागीदारी का ये जो प्रोजेक्ट है या जन भागीदारी जो करनी है तो उनके माध्यम से करनी है। उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षकों को जो वहां लाना है तो उनके ऑर्डर से, आपके ऑर्डर से लाना पड़ता है। बिल्कुल। तो पत्रकार जो सुचिता पाटेकर मैडम है, तो उन्होंने पत्रकारों की लिस्ट दी, पत्रकारों को उन्होंने बोला कि ये नंबर है, उनसे कांटेक्ट करो, और वो यदि इस प्रोग्राम में जुड़ जाए तो उन्होंने खुद लिखी है कहानी, मराठी में लिखी है, लोकल लैंग्वेज में, लेकिन वो कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जैसे हितवाद जैसे कुछ न्यूज़पेपर है, लोकमत है, लोकमत में तो एक स्वतंत्र सूर्य नाम का एक सदर ही चला जी, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। स्टूडेंट भी आना चाहते हैं तो उनकी भी जन भागीदारी आपके ऑर्डर से, आपके आदेश से हम लेंगे। यदि आप कहेंगे कि नहीं स्टूडेंट भी आ सकते हैं उसमें, सब आ सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी जोड़िए, थैंक यू। वही तो हमारा भारत का भविष्य है, बिल्कुल, वही तो हमारे भारत का निर्माण हो रहा है। हाँ। तो स्टूडेंट्स का जुड़ाव, क्योंकि CCRT की सारी गतिविधियां भी स्टूडेंट्स केंद्रित हैं। हाँ। चिल्ड्रन पर आपके माध्यम से भी हम बच्चों तक पहुंचते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को ट्रेन करना हमारे लिए संभव नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैन पावर है। तो स्टूडेंट को तो इस कार्यक्रम में जोड़ना ही जोड़ना है। एक समृद्धि सवड़तकर नाम की 11th साइंस की स्टूडेंट है मेरी जी, तो उसने लिखी स्टोरी। क्या बात। हाँ, तो मैंने बोला मैं सर से पूछूंगा यदि उन्होंने परमिट किया। कोई तो एज दिया। बार नहीं है, हाँ। कोई एज बैरियर नहीं है। इस कार्यक्रम में, इस प्रोजेक्ट में कोई भी किसी भी उम्र का बच्चा हो, बूढ़ा हो, व्यक्ति हो, सभी इसमें कहानियां भेज सकते हैं। थैंक यू प्रकाश जी, आपका संदेश। सर, मेरा संदेश यही है, ये जो कहानियाँ हैं ये प्रत्येक व्यक्ति लिख सकता है थोड़े से प्रयास से, क्योंकि अभी वो समय अलग था जब हमारी वर्कशॉप लगी थी, उस समय तक चुनिंदा कहानियाँ ही थी। अब सर लगभग पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट से कहानियाँ इसमें अपलोड हो चुकी हैं। तो कोई भी, जैसे विद्यार्थी बैठे हुए हमारे सामने, ये भी लिखना चाहें तो एक बार उस फॉर्मेट को देख ले, किस प्रकार से लिखा हुआ है। थोड़ी सी बात है डाटा कलेक्ट की, तो वहाँ आपने देखना है कि हम वो जो प्राइमरी सोर्सेज में जाके उस फ्रीडम फाइटर के परिवार से जाके, या कोई प्लेस है हिस्टोरिकल, कोई ऐतिहासिक स्थल है जहाँ स्वतंत्रता संबंधी घटना घटी है, वहाँ जाके उसकी कोई फ़ोटो लें, उससे संबंधित कहीं कोई लेख आया है, कोई किसी पुस्तक में उसका उदाहरण है, या उसके आसपास के जो लोग उसके बारे में बताते हैं, कोई भी सूचना किसी भी तरह से हम संग्रहित कर सकें, तो उसको हमने फिर जो फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसमें हमने उसको सबमिट करना है। तो ये शुरू में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब एक दो कहानियाँ आप लिख लोगे तो बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम सब जब करते हैं तो हमें मुश्किल से जब डाटा कलेक्शन के बाद 2 घंटे लगते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो बच्चे तो हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे, क्योंकि ये तो फोन के भी माहिर हैं, इंटरनेट के भी माहिर हैं, हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं सर ये। क्या बात। तो बच्चों को मास्के सर ने जैसे बताया, या मैडम हमारे पास सर उदाहरण है, ये स्कॉलर्स की हम सहायता ले सकते हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनकी भी सर वर्कशॉप ली जा सकती है, उनको इसके बारे में बताया जा सकता है, जिससे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जन भागीदारी हो। और सर गांव में कुछ एक्टिव लोग भी होते हैं जिनके पास ये डाटा होते हैं, उन्हें भी इसके लिए मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपने लेवल पर भी हमें कहानियाँ भेज सकें। ओके, धन्यवाद। मैडम, आप तो बता ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द, एक सेंटेंस में जानना चाहूंगा, आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी, लोगों को जोड़ना चाहेंगी? वो एक ही पॉइंट बताया सर आपको मैंने, बट मैं चाहती हूँ, सब लोग बताते हैं स्टोरी लिखो लिखो लिखो, ये नहीं है सर प्रॉपर वे मेरे तरफ से। वो कैसा इकट्ठा करना, वो डेटा कैसे इकट्ठा करना, ये फर्स्ट बताना है। कौन से लोग को मिलना, वो ग्रंथालय और
डिजिटल बुक्स पढ़ना है और कुछ राइटर्स का ओल्ड राइटर्स का मिलना है और सब्जेक्ट का सेक्टर में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर से रिटायर्ड वाला उन सबका मिलना है। एज एन आर्टिस्ट मैंने रेडियो का ओल्ड रिकॉर्ड भी सुना, उसका डिटेल्स मैंने मंगवाया। ऐसा करना है और लैंग्वेज इधर प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलते हैं इंग्लिश में डालो स्टोरी, मुझको इंग्लिश परफेक्ट नहीं है और हिंदी भी परफेक्ट नहीं है। मैं तेलुगु स्टूडेंट हूँ, तेलुगु मीडियम का स्टूडेंट हूँ, हमारा फुल स्टडी मोत्तम तेलुगु में है। बट मैंने एक क्या बोलते हो चैलेंज किया, हमारे पास हमें भी चैलेंज किया। मैंने फर्स्ट तेलुगु में सब लिखूंगा, लिखने के भी कैसा लिखना कैसे ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि एक लाइन आते हैं ना स्टोरी का, वो विजुअलाइज कर लो अपने आप से। वो सिनेमा देखते हैं हम लोग, उस दूसरे वन का हम लोग बताते हैं स्टोरी, ऐसा ऐसा शॉर्ट करके ऐसे ही इमेजिन करने, सुपर से इमेजिन करने के लिए करने के बाद तेलुगु में स्टोरी लिखकर मैं इंग्लिश को ट्रांसलेट कर और ग्रामर चेक कर फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर फिर तेलुगु में ट्रांसलेट कर वो ठीक से आया नहीं आया वो चेक करके थोड़ा चेंजेस हमारा जाने वाला वर्ड से इंग्लिश वर्ड से थोड़ा एडजस्ट करके मैं सभी भेजा है। सोमी सेठी सरला जी ने पूरे कार्य प्रणाली को कितना सरल बना दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। काफी सारे लोग ये सोचते हैं अरे इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में 200 शब्द लिखना है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, सरला जी ने बहुत ही सरल बना दिया इस प्रोसेस को। सो आदरणीय गुरुजनों, गुणीजनों, रसिकजनों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं ऋषि वशिष्ठ। और मैं आपसे सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा एक बार फिर कि आप भी चाहें तो हमारे इस महत्वपूर्ण योजना डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी DDR प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके जिले की, आपके ताल्लुक की, आपके गांव की, आपके शहर की, इवन आपके घर की, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं आपके परिवार में। 1857 से भी पहले सन 1800 से ये चिंगारी भड़की स्वतंत्रता की और 1947 तक आते आते कोई परिवार शायद हिंदुस्तान का ऐसा नहीं बचा था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान ना दिया हो। तो जरा अपने इतिहास को खंगालिए, अपने फैमिली हिस्ट्री को खंगालिए, अपने परिवार के, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए और ऐसे ही अनसंग हीरोज, ऐसे ही गुमनाम नायकों, गुमनाम प्लेसेस, इवेंट्स, ऐसे ही हेरिटेज आर्ट ट्रेडिशन की कहानियां हमें भेजिए। हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे www.ccrtindia.gov.in, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध है किस फॉर्मेट में भेजनी है। चुनिंदा कहानियां वहां पर हैं। www.amritmahotsav.nic.in, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाइए, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम वहां टाइप कीजिए। अब तक की सारी कहानियां आपके डिस्ट्रिक्ट से जो एकत्रित हुई है आपके सामने आ जाएंगी। वो कहानियों को रिपीट मत कीजिए, उन कहानियों को छोड़ दीजिए, बाकी कहानियों पर काम करिए। और जो हमारी ईमेल है, अकेम की ईमेल है www.acam.gov.in, आप उस पर भी ये कहानियां भेजिए और आपकी कहानियां जब अपलोड होंगी अमृत महोत्सव वेबसाइट पर, सो एक परितोषक आपके नाम के रूप में तो रहेगा ही, आपकी कहानी के साथ आपके, मैं कहूंगा कि जो इतिहास का हम पुनर्लेखन कर रहे हैं उसमें आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा। साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूं, आम के आम गुठलियों के दाम, एक 2000 रुपए का मानदेय भी आपके बैंक खाते में तुरंत भेज दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हृदय से आभार। हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्राचार्य है जी और हमारा मैनेजमेंट है जी, तो वो जो सपोर्ट कर रहा है उनका भी धन्यवाद। मैं भूल गया था। नहीं बिल्कुल, बिकॉज देखिए अभी हम इनको बुल्डाना महाराष्ट्र से भी बाहर भेज रहे हैं, तो वो संस्थान के प्रधानाचार्य DR माई सर, उनकी मदद से ही संभव है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और अपने सभी सुनने वालों का भी आभार प्रकट करता हूं। आप सभी से विदा लेता हूं, फिर एक नए एपिसोड में अमृत रंग के आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसी विश्वास के साथ शुभ संध्या,
शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार। नमस्कार।